हाय गाइस, वेलकम बैक। इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि टैक्स कैसे निकालते हैं। जब सैलरी स्लिप वाला वीडियो बताया मैंने, बहुत सारी एआई पे बताया ही है आपको। तो उस पे मैं टैक्स के जो कंपोनेंट रहता है ना, जो जितना पर मंथ हमारा टैक्स कटता है, जो डिडक्शन वाले में रहता है 6,000 से 8,000 के बीच में, उसका कैलकुलेशन करेंगे। जब मैं बोलता हूँ कुछ भी चीज़ समझाता हूँ सैलरी रिलेटेड, तो मैं बोलता हूँ मोटा मोटा इतना टैक्स कटेगा करके, उसकी एग्जैक्ट कैलकुलेशन नहीं रहती है मेरे पास। वो क्या वजह है उसकी मैं इस वीडियो में बताऊँगा। जैसे पीएफ का डिटेक्शन मेरे पास कैलकुलेशन पक्का रहता है कि 12% का बेसिक प्लस डीए जो पर मंथ बन रहा है उसका 12% निकालते हैं, और जो वैल्यू आती है वही पर मंथ कटती है ना। अब इस वाले वीडियो में ऐसा है कि ना, मैं टैक्स का एग्जैक्ट वैल्यू बताऊँगा कैसे वो निकलता है वो वैल्यू, है ना। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। जब भी आप कहीं काम कर रहे हैं, किसी और पीएसयू में भी काम करें या कहीं और भी काम करें, कोई भी फर्म में, अपना टैक्स वगैरह कैलकुलेट करते रहें। उससे क्या आपको पता रहेगा कि मेरा कितना पर मंथ जाएगा, मतलब क्योंकि वो पार्ट ऐसा है ना कि उसका आपको कुछ मिल रहा नहीं है रिटर्न में। आप जो पीएफ का पैसे दे रहे हैं वो आपको ही आपका ही है, इंटरेस्ट लग के मिल जाएगा। इंश्योरेंस के बिनोवलेंट फंड, ये सब के लिए आप जो भी पे कर रहे हो आपको रिटर्न में कुछ ना कुछ मिलेगा। लेकिन इनकम टैक्स ऐसा है ना कि जितना मतलब आपका कम कटे उतना बेटर है, क्योंकि वो उसका कुछ रिटर्न नहीं मिल रहा है आपको। हालांकि आपकी मर्ज़ी है आपको कम कटवाना है कि नहीं कटवाना है टैक्स, पर आपको पता रहना चाहिए बस, हाँ। स्क्रीन पे आते हैं। इस पे मैंने इन्फॉर्मेशन लिखा है। पहली बार आईपैड यूज़ कर रहा हूँ भाई, तो मैंने ऐसा ही समझा कि सही बनेगा, तो ऐसे ही बनाया है। तो टैक्स इन्फॉर्मेशन ऊपर लिखा है। यहाँ पे मैं एक मान के चल रहा हूँ कि आप जेई हो, एज ए जेई ज्वाइन किए हो, एटीसी सीएनएस जैसा भी आप मान के चल सकते हो। उसमें चेंजेस आएंगे वो मैं बता दूंगा आपको। अब अपन चल रहे हैं। पहले मैं आपको कॉन्टेक्स्ट सेट कर देता हूँ कि क्या बात करेंगे अपन लोग। तो पहले लिखे हुए हैं यहाँ पे बेसिक पे आपका 40,000 लिखा हुआ है। फिर आपका पर्क्स लिखा हुआ है 14,000, जो कि 35% ऑफ बेसिक है। फिर डीए लिखा हुआ है। अभी फ़िलहाल जो जनवरी से है डीए, इंडस्ट्रियल डीए, वो है 43.7। 43.8 था, लेकिन 1% कम हुआ है इस फाइनेंस जो भी क्वार्टरली। अब मेरे को पहले ये नहीं पता था कि डीए कम भी होता है मेरे को लगता है बढ़ता ही रहता है वो हमेशा। पर इस फाइनेंशियल ईयर 0.1% कम हुआ। तो ये भी एक चीज़ सीखने लायक है कि आपको डीए ज़रूरी नहीं हमेशा बढ़ते रहे। फिर उसके बाद एचआरए है 10,800, वो भी 27% ऑफ बेसिक माना है मैंने। एक्स क्लास सिटी में है कोई तो वहाँ रह रहा है, पोस्टेड है, जैसे मुंबई, दिल्ली, बेंगलोर ये सब हो गए, तो वहाँ पे 10,800 आपको मिल रहा है। ठीक, ये भी इफ़ एप्लीकेबल है। अगर आप कहीं और रह रहे हैं, क्वार्टर में रह रहे हैं, तो आपका हट जाएगा। तो इन चारों को टोटल करूँगा मैं, तो क्या मिलता है मेरे को 82,280। इसमें मैं एचआरए माइनस कर दिया हूँ 10,800, इफ़ एप्लीकेबल लिख दिया हूँ। क्वार्टर में रह रहे हो अगर, तो ये 10,800 नहीं मिलेगा। और अगर कहीं रूम लेके रह रहे हो तो उस केस में थोड़ा बच सकता है, डिपेंडिंग अपॉन किस सिटी में है आप। क्योंकि अगर कोई ऐसी सिटी में जहाँ 8,000 में अच्छा रूम मिल जा रहा है, 5,000 में अच्छा रूम मिल जा रहा है, तो एचआरए में रहना, एचआरए पूरा कटवाने का कोई सेंस नहीं है। 5,000 बचा सकते हो आप, ठीक है। पर मैं अभी मान के चल रहा हूँ कि आप क्वार्टर में रह रहे हैं, तो ये माइनस कर दिया तो कितना बचा 71,480। ये आपकी अर्निंग का पार्ट है, पर मंथ अर्निंग है ये आपकी, हाथ में नहीं आ रहा है आपके, है ना। अब इस पे अर्निंग माइनस डिडक्शन वाली इक्वेशन लगाएंगे तो आपके इन हैंड सैलरी आएगी। अब डिडक्शन कैसे निकालेंगे? ईपीएफ है पहला, तो है ना। ईपीएफ में आपका 12% ऑफ बेसिक डी है जो पर मंथ का है, उसका 12% निकाल लीजिए। तो 40,000 प्लस 17,480, वो यहाँ देख रहे हो आप। बेसिक डी ए कितना है 40,000 और 17,480, दोनों को प्लस करोगे आप 57,480 आएगा। इसका 12% निकाल दो, आपको 6,898 आ जाएगा, ठीक है। ये पीएफ का पार्ट है। ये भी आपका ही पैसा है, सरकारी खाते में कहीं जुड़ रहा है, समझ के चलिए। 12% आप दे रहे हैं, 12% सरकार दे रही है, दोनों ऐड होके एक ईपीएफ खाते में जा रहा है, जो ईपीएफओ वाले देखते हैं, ऑर्गेनाइजेशन वाले। और इसका रेट फिक्स्ड रहता है। अभी फ़िलहाल 7-8%, 8-9% के आसपास है कुछ। मतलब आप अगर पैसे निकालेंगे ईपीएफ से, तो 8% लग के, जितना भी पैसा रखा हुआ है उसका 8%, 9% लग के आपको वापस मिल जाएगा। वैसे GINP इंश्योरेंस से रिलेटेड है, कुछ हुआ आपको तो उससे लिए कुछ मिल जाएगा, 138 रुपीज़ है। बिनोवलेंट फंड रिटायरमेंट से रिलेटेड है 250। ये सब कुछ ना कुछ बेनिफिट मिलेगा इसका आपका। ये ऐसे डिडक्शंस है। जो खतरनाक डिडक्शंस है वो इनकम टैक्स है, ठीक है। अभी आपकी जो अर्निंग है
वो है 71480। अभी यही चीज़ सारे प्लस कर दूँ 6138 250 तो कितना बचा 64195, ये आपकी इन हैंड बची। अभी भी टैक्स बाकी है, टैक्स निकालना ही मेन अपन इस वीडियो में सीख रहे हैं। तो अभी तक कौन सा कॉन्टेक्स्ट सेट कर रहा था मैं, ताकि आप थोड़ा फ्लो में आ जाए। अब काम की चीज़ें, ठीक है, टैक्स निकालना सीख रहे हैं अपन लोग इस पर। तो जनरली 6 से 8 हज़ार के बीच रहता है स्टार्टिंग में। जैसे जैसे आपकी सैलरी बढ़ती जाएगी वैसे ही टैक्स भी बढ़ता जाएगा। इनफैक्ट 10 हज़ार के ऊपर भी चले जाता है, 15 हज़ार के ऊपर, मतलब बहुत अच्छा अमाउंट टच कर जाता है, ठीक है, टैक्स। तो सैलरी कंपोनेंट, अब इस पर 2 टाइप के टैक्स हैं, इनडायरेक्ट टैक्स, डायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स वो जो भी खरीदते हैं, जैसे माइक हो गया, लैपटॉप हो गया, कपड़े हो गए, फ़ोन हो गया, कुछ भी खरीदते हैं आप तो टैक्स भरते हैं। CGST, SGST, ये सब देखे होगे आप। तो वो GST का पार्ट, मतलब एक तरह से इनडायरेक्टली टैक्स पे कर रहे हैं आप सरकार को। मतलब कोई आपसे ले रहा है CGST, SGST और सरकार को दे रहा है, ठीक है, ये इनडायरेक्ट टैक्स है, इनडायरेक्टली आप पे कर रहे हैं। और डायरेक्ट टैक्स सैलरी का कंपोनेंट होता है, तो जो अपन निकालना सीख रहे हैं इसमें। तो 2 तरफ से अपन टैक्स देते हैं ना, ध्यान रखना। अर्निंग, अब पता है आपको कि कहाँ कहाँ से हो सकती है। अब टैक्स निकालने के लिए क्या जानना है अपने को, अर्निंग जाननी। जितनी अर्निंग अपने जानी अपन ने, बेसिक DA HRA और वो पर्क्स वाली, वो तो है ही, एक पैकेज है, वो बंडल है समझ लो। उसके अलावा और क्या, डिडक्शंस भी इंक्लूडेड है ना इसमें, ध्यान रखना। डिडक्शंस नहीं बोल रहा हूँ मैं, अर्निंग बोल रहा हूँ इधर। फिर उसके बाद NH ड्यूटी, नेशनल हॉलीडेज़ में अगर ड्यूटी करते हैं, ये बेसिक के ऊपर डिपेंड करता है कि कितना मिलेगा। तो 3 NH होती हैं, 15 अगस्त, 26 जनवरी और 2 अक्टूबर। इन तीनों दिन अगर ड्यूटी कर लिया आप, तो मान लो 3000 अभी, तो 3 × 3000 9000 हो गया, ठीक। ये हुआ, मतलब कि डिपेंड करता है कौन सी डेजिग्नेशन पे है, तो वेरी करता है ये भी। और ज़रूरी नहीं आप तीनों करें, क्या पता एक NH की ड्यूटी के दिन आपकी ड्यूटी नहीं लगी, ऐसा हो गया मान लो, तो हो जाता है कभी कभार ऐसा। फिर नाइट ड्यूटी का है, नाइट ड्यूटी 370 रुपये मिलते हैं, ऑन एवरेज मैंने 7 मान लिए। 7 नाइट ड्यूटी का आपको 2590 मिल रहा है। ये वेरी करता है, मैक्सिमम 10 तक जाता है, मैक्सिमम 10 नाइट पर मंथ ले सकते हो आप, ठीक। ये भी वेरी करता है, और ये भी डेजिग्नेशन वाइज डिपेंड करता है। अभी स्टार्टिंग में तो आपका इतना ही रहेगा। PRP 1 मंथ के रेंट बोल रहा हूँ, 1 मंथ के सैलरी के बराबर मानते हैं। इसके भी कैलकुलेशन रहते हैं, वो कभी मैं बताऊंगा जब मेरे को मिलेगा कभी PRP। अभी तक मुझे नहीं मिला है, पर मोटा मोटा 1 मंथ की सैलरी मान लो, उस पर भी मैं मोटा मोटा 60,000 ही माना हूँ, ठीक है। इस पर भी एग्जैक्ट कैलकुलेशन कर सकते हैं आप, जितना आया है आपको, पर मैं सिंप्लीफाई करने के लिए ही ऐसा लिया हूँ, ठीक। फिर मेडिकल अलाउंस जो बंद होने वाला है, मोस्टली बंद हो जाएगा नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर से। इंटरनल इश्यूज़ हैं कुछ, इसको लेके मैं ज़्यादा कुछ बोल नहीं सकता इस पर, समझ के चलिए अभी नहीं है। लेकिन फिर भी आप लोगों को पता है इसके बारे में, इसलिए मैं इंक्लूड कर दिया हूँ। वरना इस फाइनेंशियल ईयर में जो नया आ रहा है ना, उस पर से ये बंद हो रहा है, ठीक। तो टोटल करेंगे ये तो कितना हुआ, 9000, 2500, 60,000, 1,31,590, ठीक है। ये अर्निंग का एक्स्ट्रा पार्ट हो गया। जो टोटल अर्निंग थी वो आपका था ही 71,480 पर मंथ की सैलरी, उसको 12 से मल्टीप्लाई कर दो तो 857760 आ गया, और ये 131590 कर दो टोटल, तो 989350 हो गया। अब इस पर भी मैंने क्वार्टरली जो DA इंक्रीज़ डिक्रीज़ होता है उसको नहीं कंसिडर किया है। मैंने मान के चला एक फ़िक्स सैलरी वही आपको 12 महीने आएगी, वहाँ कैलकुलेशन चेंज होगी आपकी फिर, है ना, तो वो और कॉम्प्लिकेट करेगी चीज़ें, इसलिए मैंने नहीं कंसिडर किया है। फिर उसके बाद ज़रूरी नहीं आपको HRA मिल रहा है, कुछ लोगों को ऐसा भी हो सकता है यहाँ पे कि HRA ले रहे हैं, तो 12 मंथ का HRA भी ऐड कर देना। 10,800 ही मान के चल रहा हूँ, कोई चेंज नहीं आया। मोटा मोटा बस ये बता रहा हूँ कि अर्निंग कैसे निकालते हैं। जितने भी दुनिया भर की अर्निंग थी आपकी, वो सब निकाली आपने, अब इस पर टैक्स बनता है, ठीक। अभी एक और चीज़ है, मान लीजिए रेटिंग है, रेटिंग आपने नहीं कर रखी है तो आपकी ग्रॉस कम रहेगी, किसी ने रेटिंग कर रखी है तो उसकी ग्रॉस ज़्यादा बन जाएगी। अभी मैं मान के चल रहा हूँ, लेट से 5,000 की रेटिंग कर ली आपने, तो पर मंथ आपको 5,000 रुपये आ रहे हैं, ठीक है। HSC ATC जैसा भी ले लो आप, 5,000 की आपकी पर मंथ की है, तो 12 से मल्टीप्लाई करोगे 60,000 यहाँ हो गया। इसको भी न्यू ग्रॉस में ऐड कर दो तो कितना पहुँच गया, 10,50,000 के ऑलमोस्ट पहुँच गए, 1,04,9,350। अब जो भी ग्रॉस आपकी बनी, डिडक्शन नहीं है, इन हैंड सैलरी पे टैक्स नहीं बनता है आपका, अर्निंग पे टैक्स बनता है। फिर उस पर डिडक्शन लगाते हैं, तब जाके हाथ में बचता है हमारे पैसा, ठीक है। लेकिन आपका अर्निंग वाला ही पार्ट कंसिडर किया जाता है। जितने भी टाइप के अर्निंग है, जितने भी खाते में आपके डाल रही है अथॉरिटी पैसे, तो उसको उस पर टैक्स लगेगा।
अब ये जितना अमाउंट आया ग्रॉस का, इसके हिसाब से टैक्स स्लैब बनता है। अब आते हैं अपन टैक्स स्लैब वाले उस पर। ठीक, तो ये एक साइट है incometax.gov, गवर्नमेंट की साइट है। यहाँ पर आप काफ़ी कुछ जान सकते हैं टैक्स रिलेटेड। इसी का एक एग्जांपल लेता हूँ। यहाँ पे लिखा हुआ है फॉर इंडिविजुअल्स 60 ईयर्स और मोर बट लेस 80 लेस देन 80। ये 80 से ज़्यादा वालों के लिए और ये 60 से कम वाले के, जो हम लोग हैं। ठीक, तो यहाँ पर देखो कि आप स्लैब ओल्ड टैक्स रिजीम का अलग है, न्यू टैक्स रिजीम का अलग है। ठीक, ओल्ड टैक्स रिजीम में अभी कैलकुलेट करते हैं पहले। तो देख रहे हो आप 10 लाख के ऊपर था, तो 10 लाख के ऊपर इतना लगेगा आपको, दिख रहा है 1,12,500 प्लस 30% अबव 10 लाख। कितना है आपका 10 लाख, ऑलमोस्ट 50,000। तो एक्स्ट्रा कितना है 5,000, 50,000 है। यहाँ पे ओल्ड टैक्स पे आया मैं। ठीक है, 1,12,500 प्लस 30% ऑफ जो भी एक्स्ट्रा अमाउंट 10 लाख के ऊपर है 49,350 है। तो ये 30% निकालोगे तो कितना आया 14,805। अब ये टोटल कर दो 1,12,000 से, तो 127,305 आ गया। ये पर ईयर का टैक्स है, डिवाइड बाय 12 कर दो, पर मंथ आपका 10,000 कटेगा। मतलब सैलरी कंपोनेंट में जो इनकम टैक्स की वैल्यू होगी वो ये होगी आपकी। ठीक है, 10,609। अब ये ओल्ड टैक्स रिजीम में चल रहे हैं। ठीक है, कितना था अपना, अपन किस ब्रैकेट में आ रही है, ये स्लैब है। स्लैब 10,000 के 10 लाख के ऊपर, 5 लाख से 10 लाख एक स्लैब हो गया, 2.5 लाख से 5 लाख एक स्लैब हो गया, है ना। तो अपन इस स्लैब में आ रहे थे इसलिए इतना लगा। अब ये तो टैक्स है इतना। अब क्या कर सकते हैं अपन, इस पर कम कर सकते हैं। इस ग्रॉस को कम करेंगे तो आपकी वैल्यू कम हो जाएगी टैक्स की अपने आप। तो यही करते हैं लोग ज़्यादातर। तो उसके लिए होती है सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट्स। ठीक है, सेविंग इन्वेस्टमेंट समझ के चलिए, आप कुछ स्कीम्स में अपने पैसे डाल देंगे, बताएंगे ऑफिस को, सरकार को कि मैंने यहाँ यहाँ लगाए हैं, आप मुझे टैक्स कम करके दे दो, है ना। तो ऐसे ही स्कीम है समझ के चलिए। तो इन्वेस्ट इन सर्टेन स्कीम्स टू डिक्रीज ग्रॉस इनकम। अब इस पे सबसे फेमस जो है वो ATC वाली है, जिसमें 1.5 लाख की सेविंग लोग करते रहते हैं, सुने हो गया आप। मतलब मैं 1.5 लाख कहीं ऐसी जगह लगा दूंगा जहाँ से मुझे टैक्स में रिबेट मिल जाए, है ना। मतलब ऐसी सर्टेन स्कीम्स हैं बहुत सारी, बताता हूँ अभी। तो उन जगह आप पैसे लगा दोगे और बताओगे कि मैंने यहाँ लगा रखे हैं, तो आपका ग्रॉस वैल्यू कम कर देंगे वो, ऐसा समझ के चलिए। तो एग्जाम्पल के तौर पे EPF का जो अमाउंट है, जो EPF अपन कैलकुलेट किए थे ना ऊपर 12% वाला, वो जितना भी है पर महीने का, उसको 12 से मल्टीप्लाई कर दिए 6898, 82,776 स्ट्रेट माइनस हो जाएगा। और क्या है, लाइफ इंश्योरेंस के प्रीमियम अपने या फिर अपने डिपेंडेंट्स के प्रीमियम आप पे कर रहे हैं। प्रीमियम मतलब ऐसा कि हर महीने या फिर साल का कुछ अमाउंट आप किसी इंश्योरेंस कंपनी को देते हैं जो मेडिकल कवर देते हैं आपको। एक्सीडेंट हो गया तो कुछ दे देंगे, आपको कुछ हो गया, डेथ वगैरह हो गई तो कुछ करोड़ों के रहते हैं, कभी सुने होगे आप, पढ़े होगे इसके बारे में, है ना। तो मिल जाएगा आपके परिवार को, तो उसके लिए आप प्रीमियम दे रहे हैं। मान लो आप यंग हैं तो जितने कम है आपकी उम्र उतना कम प्रीमियम रहता है, जितनी ज़्यादा टाइम के बाद लेंगे आप उतना ज़्यादा रहेगा। अभी मैं मान के चल रहा हूँ 25-26 पे 800 रुपये आप महीने का दे रहे हैं, 12 से मल्टीप्लाई किया, नियरली 10,000, 9600 आप दे रहे हैं साल का मेडिकल, वो लाइफ इंश्योरेंस का। जैसे GINP था ना ऊपर, वैसे ही है ये, लेकिन यहाँ कवर आपको अच्छा खासा मिल जाता है, ये फ़र्क है। GINP में देखे आप अमाउंट भी कम थी, 100-150 भी नहीं था उसमें उधर। फिर PPF है, कुछ ELSS स्कीम्स हैं, ये पब्लिक प्रोविडेंट फंड, जैसे एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड होता है वैसे ही पब्लिक प्रोविडेंट फंड होता है। वहाँ पर सरकार का इंटरेस्ट मतलब डिसाइडेड रहता है वहाँ भी। तो एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड एम्प्लॉयज़ के लिए, पब्लिक प्रोविडेंट फंड सबके लिए है, ऐसा समझ के चलिए, है ना। इसका लॉक इन 15 साल का रहता है। ये सब आप इंटरनेट में मिलता ही है, ये सब चीज़ें पढ़ सकते हैं। ELSS स्कीम होती है, इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम्स, इसमें सेविंग्स प्लस इक्विटी में लगाना पैसे, ये तरह है। सेविंग्स मतलब टैक्स में रिबेट मिल जाती है, इक्विटी मतलब आप कहीं मार्केट में लग रहा है वो पैसा। तो जितने भी पैसे लगाते जा रहे हैं ये सब स्कीम्स में, वो आप बता के माइनस करा सकते हैं। तो टोटल 1 लाख तक जा सकते हैं। जैसे ये 82,000 प्लस 10,000 मान लो और 92,000 हुआ, और कहीं पैसे लगा दिए, लगा के आप पहुंचा दिए 1.5 लाख। 1.5 लाख के इक्वल या उससे लेस रख सकते हैं। उससे ज़्यादा रखेंगे तो उसके ज़्यादा के अमाउंट पे टैक्स नहीं मिलेगा, रिबेट आपको। ठीक है, एडिशनल आप फिर 50,000 डाल सकते हैं NPS में। साल का मैं कभी भी 10,000 डाल दिया किसी दिन जनवरी में, 15,000 डाल दिया मार्च में, ऐसा टाइप का। साल का 50,000 NPS, न्यू पेंशन स्कीम नहीं, क्या बोलते हैं इसको, नेशनल पेंशन स्कीम है ना। तो ये
इस पे लगाओगे आपको तो 50,000 का और मिल जाएगा, मतलब टोटल 1.5 लाख प्लस 50,000, 2 लाख का माइनस हो जाएगा। अगर मैं ऐसा 2 लाख की सेविंग बता देता हूँ तो मेरी जो ग्रॉस थी 10,50,000 के अराउंड, उसमें 2 लाख माइनस कर देता हूँ, 849350 हो गया। ठीक है, अब फिर मैं टैक्स रिजीम देखूंगा कि टैक्स में मेरा कहाँ पहुँच रहा है। तो मैंने देखा भाई कि अब मैं जो है इस ब्रैकेट में आ गया हूँ। ठीक है, 8 लाख मेरा हो रहा है, तो 5 लाख के ऊपर है, 10 लाख से कम है, तो कितना लगेगा, 12,500 प्लस 20% ऑफ 5 लाख से जितना ऊपर अमाउंट है। तो आ जाते हैं वापस, 12,500 प्लस 20%, 20% है क्या, हाँ 20% है, अबाव 5 लाख, अबाव 5 लाख, तो कितना हुआ, अबाव 5 लाख कितना है मेरे पास, 5 लाख माइनस 8 लाख, ये वैल्यू जो है माइनस कर दो, जितना बचेगा उसको 20% निकाल लेना। तो टोटल इसके साथ करोगे तो 82,370 आएगा पर ईयर, और पर मंथ का 6864। ऊपर कितना था जब तक मैंने सेविंग नहीं की थी, 10,000 के आसपास था, अभी कितना हो गया, 8,000 के आसपास। मतलब पर मंथ आपका जो सैलरी स्लिप में इनकम टैक्स का अमाउंट होगा वो ये होगा। और माइनस बता रहा हूँ क्या कर सकते हैं, स्टैंडर्ड डिडक्शन ये हो गया 2400, प्रोफेशनल टैक्स बताया हुआ था मैं ग्रेजुएटी वाले वीडियो में, तो टोटल 52,400 हो गया। पर्क्स में आपको रिबेट मिल जाती, कुछ सर्टेन टाइप्स ऑफ पर्क्स होते हैं, उस पर आप ले सकते हैं। इसकी कैलकुलेशन पे भी नहीं जा रहा हूँ, बहुत टफ है, मतलब कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी। तो कुछ सर्टेन टाइप्स ऑफ पर्क्स में आप ले सकते हैं। पर मंथ का जितना भी अमाउंट बनेगा उसको 12 से मल्टीप्लाई, 60,000 के अराउंड मैं मान ले रहा हूँ। ठीक है, ये और ये इसको भी माइनस कर देते हैं, 60,000, 52,000, तो कितना बचा, 736950। फिर मैं टैक्स स्कीम देखूंगा कि कहाँ लाए कर रहा हूँ। अभी भी मैं यहीं लाए कर रहा हूँ, 5 लाख से नीचे नहीं गया हूँ मैं, है ना। तो फिर 20% और 12,500 निकालूंगा तो कितना बनेगा मेरा, 12,500 प्लस 20% अबाव 5 लाख, तो ये 47,390 प्लस 12,500, तो टोटल बना 59,890। इसको पर मंथ निकालेंगे तो 4,990। कितना दे रहा था मैं, 10 दे रहा था, फिर 6 पे लाया, फिर उसके बाद 4 पे ले आया, है ना। ऐसे ही करते करते आप 5 के नीचे पहुंच जाएंगे ना, तो बिल्कुल टैक्स नहीं देना रहता। ठीक है, यहाँ लिखा ज़रूर हुआ है, देखो यहाँ पे 5% ऑफ 5 लाख से नीचे गया तो 5% ऑफ 2.5 लाख, पर ये रिबेट हो जाता है एक सेक्शन के अंडर, लिखा होगा नीचे देखेंगे, ये रिबेट अंडर सेक्शंस 87A, resident individual those total income is not more than 5 lakh is also eligible for rebate of up to 100% of income tax और 12,500 whichever is less। मतलब उतने 12,500 या फिर उससे कम में टैक्स अगर लग रहा है तो पूरा रिबेट हो जाएगा आपको। तो लोग कोशिश करते हैं 5 लाख के नीचे पहुंच जाए, और भी बहुत सारी स्कीम्स हैं, पर हर पे नहीं जा रहा हूँ मैं आपको, मतलब बस बताना चाह रहा हूँ। और ये दोनों में अवेलेबल है, बोथ द टैक्स रिजीम्स में अवेलेबल है, ओल्ड में भी न्यू में भी। तो ये था ओल्ड टैक्स रिजीम। वैसे ही आप न्यू टैक्स रिजीम में जाओगे तो उसकी नॉलेज मुझे बहुत कम है अभी, है ना, मैं पढ़ रहा हूँ और भी उसके बारे में। तो यही जो 10 लाख का अमाउंट था, 10,50,000 के आसपास जो पहुँच रहा था, वो अब न्यू टैक्स रिजीम में अगर निकालते हो तो क्या पड़ेगा आपको देखना। कौन से स्लैब में आओगे, ये वाले स्लैब में आओगे, 37,500 प्लस 15% अबव 7.5 लाख, नहीं यार 10 से ऊपर है, ये वाले में आओगे, 75,000 प्लस 20% ऑफ अबाउट 10 लाख जो भी अमाउंट बन रहा है वही निकाला है। 75% प्लस 20% ऑफ 49,350, 10 लाख के ऊपर इतना अमाउंट है, टोटल कितना बना 84,870। तो 7,000 के अराउंड आप पर मंथ दे रहे हैं। वैसे ही इन्वेस्टमेंट्स देख लेते हैं क्या है इसमें। तो स्टैंडर्ड डिडक्शन और एनपीएस का तो मुझे पता है कि डायरेक्ट आप ले सकते हो, 50,000 माइनस कर लो, और ये एनपीएस 50,000 जो साल का दे रहे हो वो, और अग्निपथ स्कीम भी है वहाँ भी डाल सकते हैं, पर उसका एग्जैक्ट आइडिया नहीं है मुझे, वहाँ जितने भी पैसे डाले हैं आपने वो भी माइनस हो जाएंगे। न्यू ग्रॉस देख लेते हैं, 1 लाख माइनस कर दिया मैंने तो 9,49,350 हो गया। टैक्स स्लैब फिर देखा मैंने इधर, तो मुझे पता लगा कि मैं अब एक पीछे वाले स्लैब में आ गया हूँ। तो 37,500 प्लस 15% निकालूंगा, तो 37,500 प्लस 15% ऑफ एक्स्ट्रा जो भी 1,99,350 कितना हुआ, 67,402.5 पर ईयर है ये, 5,500 पर मंथ। ठीक है, तो देख रहे हो आप कितना कम हो गया। वैसे ही कर्म करते जाते हैं। अब न्यू टैक्स रिजीम में ना बहुत सारी चीज़ें आपको डिडक्शन नहीं मिलता है। सबसे मेन इंपॉर्टेंट 80C वाला है, जो 1.5 लाख की सेविंग मैंने इधर दिखाई ना, वो नहीं मिलता है। होम लोन अगर लिया है आपने, घर बनाने के लिए पैसे लिए हैं कहीं बैंक से किसी से भी, तो उस पर जो इंटरेस्ट देना होता है तो उस पर रिबेट ले सकते हैं, उसकी भी मैक्सिमम लिमिट है, लेकिन वो ओल्ड में अवेलेबल है, न्यू में नहीं है, है ना। मतलब मान लो 50 लाख आपने लोन लिया है और 10
20 हज़ार मान लो आपका प्रीमियम बन रहा है, और मतलब पर मंथ का किस्त बन रही है, तो उस 20 हज़ार पे पूरा रिबेट ले लोगे आप ओल्ड टैक्स रिजिम में। लेकिन उसकी भी लिमिट है 50,000, अराउंड 50 भी नहीं, 2 लाख। हाँ, तो मैं वही कह रहा था कि अगर आप लोगों का होम लोन रहता है, घर बनाने के लिए अगर होम लोन लेते हैं, तो कुछ मान लो 50 लाख अगर ले रहे हो आप, तो उसका किस्त बन रहा है मान लो 20 हज़ार, तो पर मंथ 20 हज़ार आपकी किस्त जाएगी। तो वो जो इंटरेस्ट पे कर रहे हैं आप उस पर एक्स्ट्रा अगर कुछ इंटरेस्ट बनेगा, तो उस इंटरेस्ट पे आपको रिबेट मिल जाएगी। वो भी उसकी भी लिमिट अप टू 2 लाख है आई थिंक, इंटरेस्ट पे है अमाउंट। अब वो कैसे निकलता है एग्जैक्ट कैलकुलेशन तो मैंने नहीं निकाली है, होम लोन तो लिया नहीं है मैंने, तो वो आप चेक कर लीजिएगा। इसके अलावा जैसे हेल्थ प्रीमियम का बताया कि अगर लाइफ इंश्योरेंस का कुछ प्रीमियम पे कर रहे हैं तो उसका भी नहीं मिलता है शायद न्यू टैक्स रिजिम में, ओल्ड में ही मिलता है। फिर स्टैंडर्ड डिडक्शन दोनों में सेम है, 1.5 लाख की सेविंग न्यू में नहीं है, ओल्ड में है। फिर कुछ सीनियर सिटीज़न वाले भी हैं कुछ स्कीम्स जिसमें न्यू टैक्स में नहीं ले सकते। मतलब अभी थोड़ा न्यू टैक्स रिजिम में स्टडी कर रहा हूँ, इतना तो कुछ चीज़ें समझ जाता हूँ। पीएफ ईपीएफ और पर्क्स मिलेंगे कि नहीं वो भी नहीं पता है, तो धीरे धीरे मैं समझ रहा हूँ। पर एक बेसिक स्ट्रक्चर मैं आपको देना चाहता था कि कैसे मतलब आप टैक्स अपना निकाल सकते हैं। और यही वजह से टैक्स सेविंग और इन्वेस्टमेंट वाली पार्ट आती है, फिर वो एक अलग दुनिया चालू हो जाती है। तो यहाँ से मतलब थोड़ा गाड़ी दूसरी डायरेक्शन में चली जाती है। पर इतना तो आपको समझ में आना चाहिए सर्विस में। न्यू टैक्स पे और पढ़ रहा हूँ मैं, और समझ में आएगा तो मैं अपडेट कर दूंगा। पर जितना मेरे को अभी तक समझ में आया, एनपीएस वगैरह भी ऐसा है कि उसमें भी कुछ ऐसे रहते हैं कि अकाउंट कुछ आप बिना मतलब एक इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के लिए टायर 2 रहता है इन्वेस्टमेंट, और मतलब उसके लिए क्या बोलते हैं पेंशन वगैरह और रिटायरमेंट वगैरह के लिए टायर 1 रहता है। तो ये सब चीज़ें मैं पढ़ रहा हूँ अभी, धीरे धीरे समझ रहा हूँ कि कहाँ अपन टैक्स बचा सकते हैं करके। जनरली जो मेरा कटता है वो है पर्क्स माइनस मिल जाता है मेरे को, क्या बोलते हैं पीएफ का मिल जाता है, बस। इसके अलावा मैंने कुछ ऐसे 1.5 लाख तक पहुँचाया भी नहीं है, अलग अलग चीज़ें पढ़ रहा हूँ। इस पर क्या होता है ना कि आप टैक्स बचाने के चक्कर में कहीं लगा दिए अमाउंट और वो लॉक हो जाता है बहुत टाइम के लिए, मतलब तुरंत तो नहीं मिलेगा। एनपीएस के केस में तो शायद रिटायरमेंट ही है, रिटायरमेंट पे ही मिलेगा आपको। तो ये सब चीज़ें फैक्टर इन काउंट कर रहा हूँ। फिर उसके बाद ग्रोथ कैसी रहेगी, पैसे लगा तो दिए आपने लेकिन उसको रिटर्न कितने % होके मिल रहा है वो भी एक फैक्टर आता है। तो बहुत सारी अलग दुनिया चालू हो जाती है फिर यहाँ से। लेकिन आप लोगों के काम का जितना है मैंने बता दिया कि कैसे आप अपना टैक्स कैलकुलेट करते हैं, फिर कैसे लोग बचाते हैं उस पर, कैसे अपनी सैलरी कंपोनेंट निकालते हैं, ये सब चीज़ें पहले भी बताया हूँ। पर जो टैक्स वाला पार्ट है ज़्यादा वो मैंने कवर नहीं किया था पहले, तो फुली आपको थोड़ी पिक्चर क्लियर हो गई होगी। और फिर कभी डिटेल में और जो छोटी छोटी स्कीम्स है वो सब बताते रहूँगा मैं, कि क्या सीखा है, कैसे उसको अपने सैलरी में कंज्यूम करके अपन टैक्स वगैरह बचा सकते हैं। ठीक है, ज़्यादा बोरिंग नहीं करना चाहता हूँ मैं क्योंकि ऑलरेडी बहुत लंबा हो गया है। होपफुली कुछ वैल्यू मिली होगी, सीखने मिला होगा आपको। तो जितना पैसा आ रहा है उसके साथ साथ आप ये भी देखिए कि जितना जाएगा आपके, तो उस हिसाब से प्रिपरेशन करते रहिए। ये सब चीज़ें भी पता होनी चाहिए मतलब आपको कि क्या मेरा हाथ से कितना जाएगा, है ना। ये टैक्स का बहुत ख़तरनाक रहता है। अभी कम लगता है पहले साल में, लेकिन जस्ट अब अगला साल में आपका इंक्रीमेंट लग जाएगा तो टैक्स एकदम 2x 3x टाइम्स हो जाता है। और प्रमोट हो जाओगे तो और 5-6x चला जाता है वो, जो अमाउंट पहले साल था उसके। तो इसीलिए थोड़ा ये इसका ना कैलकुलेशन इम्पॉर्टेंट रहता है। तो ठीक है, समझे होगे आप कुछ लगे इससे रिलेटेड तो कमेंट में डाल देना। फिर किसी एक टॉपिक पे आता हूँ मैं नेक्स्ट वाले में, तब तक